Namaskar. Welcome to Unschooling. We have with us Mr. Shivram, founder, Euro International School and Code Vidya India Private Limited. Welcome, sir. Namaskar. Thank you very much. Sir, first of all, we would like you to tell all of our audience why have you started this podcast? What was the reason behind coming to this podcast and starting this venture in your school? So, 2 days back, I was just running in स्मृतिवन और एक छोटा सा बच्चा जो है वो दौड़ रहा था और उसको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। छोटी उम्र में जब आप किसी को डिसिप्लिन देखते हो और मेरा जो सबसे बड़ा संघर्ष था वो डिसिप्लिन ही रहा है, तो छोटे से बच्चे को देख के मेरे को बड़ी खुशी हुई। रात को मैंने अपनी डायरी में लिखा कि आई एम द मोस्ट नेचुरल वन व्हेन आई सी पीपल ग्रोइंग। ठीक है, तो एंड आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट एडिंग वैल्यू टू ह्यूमन लाइव्स। तो मैंने ये सोचा कि जो संघर्ष मैंने मेरे जीवन में किए हैं और यहाँ तक की जो यात्रा पूरी की, उसमें जो मेरी लर्निंग्स हैं उसको मैं बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो हमने फिर ये पॉडकास्ट शुरू करने का विचार किया। तो सर, ये जो हमारा पॉडकास्ट है इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किस तरह के टॉपिक्स, कैसे गेस्ट? आई थिंक ऑडियंस वुड बी very excited because something new coming from you, because I have seen people coming to you and telling you that they like listening to you. So I think for those people it would be very exciting that this new venture has come out of from you. So what can those people expect from this podcast? भाविका, I'm 47 years old now और अगर मैं इस पूरे 47 साल को 2 टुकड़ों में देखूं तो एक पार्ट स्कूलिंग है और एक अनस्कूलिंग है। तो 12th क्लास के बाद में मैं दिल्ली गया था एनडीए की कोचिंग करने के लिए और वहाँ पे जाके मैंने देखा कि देश के हर कोने से बच्चे आए हुए हैं जो बहुत ऐसे अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं। उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता है जो मुझे नहीं पता था। तो दैट वाज द टाइम आई रियलाइज दैट इज बिकॉज ऑफ द स्कूलिंग। ठीक है, तो एक सीड थॉट उस वक्त आया था कि मेरे छोटे शहर में भी मैं एक ऐसी स्कूल को खोलूं जहां पे आई कैन गिव द प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स फॉर देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट। Incidentally, in 2019, I went to MIT, Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. That is #1 university. So, running a school for around 17, 18 years, and I was in a setup. I was in an ecosystem. जहाँ पे मैंने देखा कि टीचर्स जो हैं वो कुछ भी पढ़ा नहीं रहे हैं। दे आर जस्ट फैसिलिटेटर्स। दे आर क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट वेयर द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। दे आर कमिंग अप विद द क्वेश्चंस। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज दिस इज द टाइम टू अनलर्न द थिंग्स। तो स्कूलिंग and then unschooling. Unschooling is just breaking the patterns, what you have learned and you have got in a, I should say that, a track. तो if you are not aware कि मैं कहाँ किस दिशा में जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दुनिया इतनी जल्दी चेंज हो रही है, तो क्या मैं अपने उस पैटर्न्स को ब्रेक करके और अनलर्निंग कर पा रहा हूँ? तो अनस्कूलिंग इज बेसिकली अनलर्निंग एंड दैट इज द tagline of our Euro International School also: unlearn, learn, create and celebrate. हमने इस पॉडकास्ट का नाम भी अनस्कूलिंग रखा है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ आवर ऑडियंस वुड बी क्यूरियस अबाउट अनस्कूलिंग। जैसे कि आपने बताया अभी कि अनस्कूलिंग इज ऑल अबाउट अनलर्निंग योर पैटर्न्स। क्या आप थोड़ा सा और इस पे हमें बता सकते हैं कि व्हाट अनस्कूलिंग इज ऑल अबाउट? देखो, मैंने मेरा जीवन का जो मैक्सिमम लाइफ स्पान जिसको बोले ना, वो छोटे शहरों में बिताया। सीकर में ही मैं पला बड़ा, है ना। सीकर बहुत एक बड़ा कस्बा होता था। हम सरकारी स्कूल में पढ़े। तो इस एनवायरनमेंट में जब हम रहे और फिर जब अपने इस स्कूल को रन करने के दौरान आईआईटी दिल्ली के एक एनजीओ के साथ काम करने के दौरान अलग अलग देशों में जाना हुआ, उनके कल्चर को हमने समझा, यहाँ की चीज़ों को देखा, तो एक मेरे को पैटर्न समझ में आया। दैट इज एवरेज प्लेयर सिंड्रोम, वी कैन से दैट थिंग। तो हमारे मिडिल क्लास फैमिली में
एक ये रहता है कि जैसे तैसे हम एक नौकरी पकड़ते, ठीक है। कोई भी एम्बिशियस है तो सीधा सा उसको कोई भी मुंह उठा के बोल देगा कि ज्यादा ऊंची उड़ान भरने की जरूरत नहीं है, पर मत फैला, है ना, जितनी चादर है उतने पैर फैला। ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं। And when I meet successful people, the extraordinary players, the master of the craft people, तो मैंने ये देखा कि उन्होंने अपने इन पैटर्न्स को ब्रेक किया और उनके जो एनवायरनमेंट में जो एवरेज प्लेयर्स हैं उनके क्रिटिसिज्म को ओवरकम करके और आगे बढ़ने की उन्होंने ठानी। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज करना है और फिर उसको ब्रेक करना है, वो अनलर्निंग करनी है। सिंपली अगर मैं ये देखूं कि वी स्टार्टेड द स्कूल इन 2002, दैट वाज द टाइम जब प्री स्कूल का कंसेप्ट इंडिया में आया ही था। डेनमार्क से एक यूरो किड्स करके कंपनी है जिसने स्ट्रक्चर्ड करिकुलम शुरू किया था, जिसकी फ्रेंचाइजी मैंने भी ली, मैंने उसको शुरू किया। तो मैं जब पेरेंट्स से मिलता था तो इंटरेस्टिंगली उस वक्त मेरी सरकारी नौकरी लगी थी, इंग्लिश से मैंने एमए किया था। तो जब मैं बच्चों के पेरेंट्स से मिलने जाता और उनको इम्पोर्टेंस ऑफ प्री स्कूल समझाने की कोशिश करता तो वो ये कहते थे कि यार ये इतना पढ़ लिख के और बच्चों के नाक साफ करेगा, है ना। ये उनका सोचने का तरीका था उस वक्त। तो आज fast forward to 2024, we are talking. In the morning itself I was reading an article कि जिस तरीके से प्री स्कूल को लेके लोगों की सोच चेंज हो रही है, उससे ये बहुत बड़ा मार्केट इंडिया में बनने वाला है। एक समय था जब लोगों को प्री स्कूल समझता था कि ये तो खेलने वाली स्कूल है, ठीक है। तो वो पैटर्न थे और वो उस समय के लिमिटिंग बिलीफ्स थे, बिकॉज पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। आज हम बात करते हैं तो we don't need to establish the need of preschool, but there are certain changes happen into the system. Parents उसको लेके अवेयर नहीं है। तो और टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन हुआ उससे इतने सारे चेंजेस हो गए, तो हमें अपनी पेरेंटिंग को, अपनी स्कूलिंग को, the dealing with the younger one, the dealing with the people in the surrounding, वो सारे चेंज हो गए हैं वैसे, है ना। और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को भी चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस, कि हमें ये अवेयरनेस तो हो कि चेंज क्या करना है, पता होना चाहिए, या फिर चारों तरफ ऐसा क्या घटित हो गया इतने फटाफट। मैं मेरे अनुभव के आधार पे ये कह सकता हूँ कि मैं इसको दो एरा में कह सकता हूँ कि वन इज प्री कोविड एंड वन इज पोस्ट कोविड। Yes, with the use of technology, like even the preschoolers today have phone and tablets in their hands. So technology is at their disposal right now. Yeah. And a lot of parents are aware of the usage of the technology, but also they are a little bit concerned about this technology playing a bigger part in their lives. You know, the lack of focus, the increasing screen times in toddlers. So how do you, as a visionary educator, think that these challenges of technology we can, how the parents can now cater to with the advent of technology and it being at the disposal of our kids? देखो, हम इसके रूट कॉज पे जाते हैं। व्हेन कोविड हैपेंड तो हम बाहर की दुनिया से एकदम कट गए और फैमिली जब एक साथ आ गई तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम इसके लिए इतने आदी नहीं थे, है ना। वी वर वेरी क्रेजी अबाउट आवर पीपल कि हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ हम एक साथ रहें, सेंस ऑफ कम्युनिटी। लेकिन वो जब होता था जब हम कभी कभी मिल रहे होते थे, ठीक है। एक बेटा है दिल्ली पढ़ रहा है, छुट्टियों में आ गया, बहुत लाड प्यार से उसको सारे संभाल के रखने हैं ना। कोई नौकरी कर रहा है यूएस में, कोई यूके है ना। वो साल में 10 दिन 15 दिन या 1 महीना आए, उस 1 महीने में उसके प्रति जो व्यवहार होता था उससे ही तो एक्सपेक्टेशन सेट हो गई सबकी, पेरेंट्स की या फैमिली मेंबर्स की या उस इंडिविजुअल की। अब अचानक ऐसी चीज आ गई कि सब एक साथ एक कमरे में एक मकान में रह रहे हैं, बट दे डोंट नो कि हम
कैसे रिस्पोंड करेंगे जब हम इतना एक साथ रहेंगे। हम हमारे एक्सपेक्टेशंस को अनस्कूल नहीं कर पाए। अनस्कूल नहीं कर पाए, तो अनस्कूल नहीं कर पाए तो बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई, डिवोर्स पे भी आई है ना, और फैमिली में कन्फ्रंटेशंस भी हुए व्हेन दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। अब उसी वक्त आपके पास मोबाइल्स हैं, आपके पास लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट है, और डेटा जो है या कंटेंट कहें, कंटेंट इतना कंज्यूम कर लिया कि हम उसके आदी हो गए। तो कंटेंट को अब हर कोई को ये पता है कि हम इस ट्रैप में फंस चुके हैं, ठीक है। आई रियलाइज इन 2020, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे जितने भी डिवाइसेज हैं उन पे 3 घंटे का लॉक लगा दिया। 3 घंटे का लॉक लगा दिया, जिसमें मेरे को सारे ऑफिसेज की काम भी करने, मेरे पर्सनल जो भी ऑब्लिगेशंस हैं वो भी पूरे करने। लेकिन देखा कि 3.5 है ना, 3 घंटे 40 मिनट मेरा एवरेज स्क्रीन टाइम आ रहा है। संडेज को कभी कभी वो 6 घंटे भी गया। कुछ ऐसे लेजी डेज भी थे जहां पे आई फेल्ट वेरी डिप्रेस्ड, और 8-8 घंटे भी मेरा स्क्रीन टाइम रहा है। अवेयरनेस आ गई थी, पता था डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन आप ये देखो कि इतनी लंबी ट्रेनिंग आज तक कभी नहीं हुई। आप अगर 1 घंटे रोज रन कर रहे हो, ठीक है, 4 किलोमीटर आप रोज रन कर रहे हो, तो 300 दिन में आप 300 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हो। लेकिन कोविड वाले उस 2 साल में ऑन एन एवरेज इंडियन, देयर इज अ डेटा कि 7-8 घंटे के आसपास स्क्रीन टाइम आ रहा था। 7 घंटे और 600 दिन, तो 4200 घंटे की ट्रेनिंग दिमाग की हो गई, और उसको उसकी आदत पड़ गई। अब आप उसको छोड़ोगे कैसे? अनस्कूलिंग। अनस्कूलिंग। और अनस्कूलिंग करने के लिए आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। सो व्हाट हेल्प्ड मी रियली वाज विपस्सना। मैं जब विपस्सना गया 10 दिन कैंप में, तो हम सारे जो इनपुट्स हैं उनसे दूर हो गए। Vipassana is a meditation technique. Like, Yes, you also did it. Yes, I also did it, हाँ. and I would always recommend it to anybody who would ask. तो ये इस जो अभी आपका क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी से बच्चों को कैसे बचाया जाए या पेरेंट्स इस चीज को कैसे टैकल करें, तो यू योरसेल्फ हैज गिवन द आंसर कि विपस्सना इज वन ऑफ दैट मेडिटेशन की टेक्निक है। अब उसमें वहीं से मैंने ये एनालॉजी मेरे को मिली कि वहां पे ऑन एन एवरेज 12 घंटे रोज आपको मेडिटेशन करवाते हैं, तो 10 दिन में आपके 120 घंटे की मेडिटेशन हो गई। आप 1 घंटा करोगे तो 120 दिन लगेंगे। उसमें फिर वो आपके माइंड की कंडीशनिंग वैसे नहीं होती, आप रोज नए इनपुट ले रहे हो, फिर आप उसको प्रोसेस कर रहे हो, तो वो बंदर वाली सी कहानी हो जाती है दिमाग के साथ कि एक बंदर जो है वो पेड़ पे 5 फीट चढ़ा और 7 फीट नीचे उतरा, तो बताओ कितनी फीट चढ़ा। तो वो वाली सी स्थिति है व्हेन वी आर इन दिस एनवायरनमेंट। तो उसकी कंडीशनिंग के लिए हमें फिर बहुत ज्यादा उसकी जरूरत होगी, और विपस्सना ने वो मेरे लिए थोड़ा सा इजी कर दिया। और जब आप ऐसे एनवायरनमेंट से वापस आते हो तो यू आर अवेयर कि कितना मेरे को अलाउ करना है उस इंटरवेंशन को। किक स्टार्ट मिल जाता है आपको। जो अनस्कूलिंग की हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल मीडिया से हमें अगर दूर जाने की जो अनस्कूलिंग करनी है, वो अगर हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, कोई मेडिटेशन कैंप है या कोई रिक्रिएशनल कैंप है, तो वहां पे वो एक किक स्टार्ट मिल जाएगा हमारे ब्रेन को अनस्कूल करने के लिए। जो भी हमने कोविड के दौरान सीखा या जो भी हम इसके आदी हो गए, तो ये तो बात हुई टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट्स पे एक नेगेटिव इफेक्ट की, बट वी हैव सीन थ्रू आउट द वर्ल्ड इट हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। जो कि स्टूडेंट्स को बातें कॉलेज में जाके पता चलती थी उनके आसपास उनके एनवायरनमेंट के वजह से, वो आज के दिन एक 6th या 7th ग्रेडर को भी बिकॉज ऑफ इंटरनेट पता चल जाता है। तो एज अ विजनरी एजुकेटर, you have introduced artificial intelligence, you have introduced entrepreneurship curriculum in Euro International School. So what do you think is the future of education in terms of technology, in terms of artificial intelligence? मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं पहले वाली जो अपनी बात थी उसको कंप्लीट करूंगा। ठीक। मेडिटेशन इज वन थिंग। मैं 5 एसेंशियल्स के बारे में बात करता रहता हूँ, एंड दैट इज फॉर लर्नर्स, एंड वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, एवरी ह्यूमन बीइंग। तो फर्स्ट इज योगा,
और एक्सरसाइज, दिन में एक बार पसीना निकलना जरूरी है. मेडिटेशन एंड प्रे, you just spend time with yourself. Reading good books, you just read books. You can replace mobiles or this gadgets with simply books. I have been trying to do that. Okay. Like the 1 hour of my night before sleeping, I try. I have been unsuccessful a lot many times, but मैं कोशिश करती हूँ कि किताब को तवज्जो दूं instead of the gadgets. Simply. तो आप किताब पढ़ रहे हो, है ना, और स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली. जैसे वापस उसके रिपरकशंस है ना, हम एक टाइम तक एक साथ रहे और मोबाइल की हमें आदत पड़ गई, लेकिन अब हम दूर हो गए, सब लोग बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वापस लौट के आ रहे हैं, तो लिमिटेड टाइम है फैमिली के लिए, और वो फैमिली वाला जो टाइम है वो आपके गैजेट्स लेके जा रहे हैं. तो वो जो कनेक्टेडनेस है ना, उसके लिए एफर्ट्स डालने होंगे. तो यू शुड mark your calendar with a specific time कि ये no gadget time and I'm spending time with my family and spending time with mother nature. प्रकृति के साथ जब हम solitude में होते हैं तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस काम करना शुरू कर देती है. तो ये जो 5 असेंशियल्स हैं, अगर उनको डेली बेसिस पे फॉलो किया जाए तो मोटा मोटी मुझे लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इन 5 असेंशियल्स में है डेली बेसिस पे. अब हम बात करते हैं कि बच्चों को वो इंफॉर्मेशन जल्दी मिलने लग गई जो हमें नहीं मिलती थी. ये सही भी है. मैं मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, तो वो बुकर अवार्ड मिला था अरुंधति रॉय को, द गॉड इज ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और गॉड इज ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. तो वो बुक पढ़ने का बड़ा मन किया और सीकर में मैं था तो मेरे को लगभग 2 महीने लग गए. यहाँ पे पहले एक बुक स्टोर पे गया, उसने कहा कि मैं मंगवा दूंगा, ये दिल्ली से आएगी, मुंबई से आएगी. आई वेटेड फॉर 1 month एंड देन ही डिनाइड. फिर मैंने जयपुर मेरे मामा जी हैं उनको बोला, तो वो आते जाते वो बुक मेरे को दे के गए. नाउ ऑन द नेक्स्ट डे एट योर डोर स्टेप यू गेट द बुक. यस. सो आपको, और इवन ऑन द इंटरनेट यू गेट द PDF. एग्जैक्टली. तो आपको क्या है कि एक्सेस तो मिल गया इंफॉर्मेशन का. यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है. एक, वो इंफॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है, और क्या सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इस वक्त काम की है. अति सर्वत्र वर्जते, मतलब एक्सेस इज ऑलवेज बैड. तो हमें कितनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करनी है, कितनी हमारे लिए काम की है, वो अवेयरनेस लेके आना भी अब मुझे लगता है कि एजुकेटर्स, पेरेंट्स और स्कूल्स की, फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई. नो डाउट ये सारे के सारी चीजें जो हैं वो ह्यूमन लाइफ को इजी करने के लिए हैं, लेकिन वो जो टाइम बचता है, वो एनर्जी जो आपकी बच रही है, ये सारे काम आसान हो गए. जैसे वॉशिंग मशीन घर में आ गई तो कपड़े धुलने लग गए. पहले हम घंटों कपड़े धोते थे, पानी लेके आते थे, है ना, मोहल्ले में कहीं एक पॉइंट पे पानी आता था, और ये रोज का टास्क था कि हम 4 भाई बहन हैं तो सबकी ड्यूटी लगती थी कि जाओ आप पानी, तो 5 बकेट ये लाएगा, 5 ये लाएगा, फिर हम पूरे दिन का वो स्टॉक करते थे. अब वो काम तो सारे इजी हो गए, लेकिन अब वो टाइम, एनर्जी जो है वो कहाँ जा रहा है. अगर वो क्रिएटिविटी में जा रहा है, अगर वो इवोल्यूशन में जा रहा है, वो अगर ग्रोथ में जा रहा है, तब तो ठीक है. नहीं तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो पीड़ा के कारण भी बन जाएंगे. जैसे और गैजेट्स ने लाइफस्टाइल को चेंज किया और जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हमारे होने लग गई, वैसे ही इसके भी हाँ आएंगे. और इंडिया की बात करो तो देयर वाज अ डेटा व्हिच वाज सेइंग कि 62% ऑफ पीपल आर फाइटिंग विद मेंटल हेल्थ चैलेंजेस. कैसे यूज करना है वो अवेयरनेस हमें लेके आनी है. दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट अनस्कूलिंग, व्हाट वी हैव लर्नड सो फार. द वे, देखो पेरेंटिंग का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि इसकी कहीं ट्रेनिंग नहीं मिलती. तो जब मैंने यूरो किड शुरू की थी तो इसके एमडी विनय जैन थे, बड़ी अच्छी बात बताते थे कि देखो आपको अगर पियोन भी बनना है तो आपको 1 साल प्रोबेशन पे रखेंगे, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी. टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हर चीज के लिए आपकी एक ट्रेनिंग है ना, एक एसओपीज है सारी चीज की. पेरेंटिंग के लिए कोई एसओपी नहीं. पेरेंटिंग के लिए एंड वी रेफर टू द पास्ट. जैसे मैं भी जब अटका हूँ पेरेंटिंग को लेके,
तो मैं यही सोचता हूँ कि यार इस सिचुएशन में मेरे मम्मी पापा ने कैसे टैकल किया। तो यू आर रेफरिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस, तो वो तो जनरेशन कितनी चेंज हो गई। और उसके बाद में ये हमारी जो जनरेशन है, हम तो वो लोग हैं जो हम 30 किलोमीटर चल के गांव जाते थे, शाम को 7 बजे चिमनी से जो लैंप, ऑयल वाला लैंप है, उससे पढ़ते थे। फिर तार वाले फोन आए, आज मोबाइल आ गए। ठीक है, ये वो जनरेशन जो फास्ट इन चीजों को अडेप्ट कर रही है, लेकिन वो अगर पेरेंटिंग का मुद्दा है तो रेफर किसको कर रहा है? Fast. पास्ट जनरेशन को। तो दैट इज नॉट वर्किंग एग्जैक्टली इन द Current. प्रेजेंट और करंट सिनारियो। सो सर, ये जो भी आपने अपने 25 साल के करियर में जो भी विजन आपका था वो आप लेके चले, आपने बहुत क्रिटिसिज्म भी सुना। जैसे आपने बताया कि प्री स्कूल जब आपने शुरू किया था तो पेरेंट्स वर नॉट अवेयर अबाउट इट। देन जब आपने स्किल बेस्ड चीजें हम स्कूल में शुरू की तो पेरेंट्स वर मोर फोकस्ड अबाउट द एकेडमिक्स। नाउ everybody is now in 2025 is talking about skill, the government is talking about skill. So how did you as an educator came over these challenges and criticism, और आपको कैसे ये क्लियर रहा कि this is what my school is going to be, even without all the pressure of the parents, of other schoolers, and even आपका personal pressure from your parents, like कि आप कुछ अलग करते आए हैं for the last 25 years. So how did you as an individual came over these challenges in your career? दो चीजें हैं, एक क्वेश्चंस के दो हिस्से कर लेते हैं ना। एक पेरेंटिंग का क्या रोल रहा, और दूसरा हाउ आई हैंडल क्रिटिसिज्म। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड, माय पेरेंट्स आर वेरी गुड। मुझे याद है 12th के बाद में मैं पापा जी से मिला और उनको मैंने बोला कि ये 11th 12th में तो साइंस मैथमेटिक्स था मेरे, लेकिन मेरे पकड़ में आ नहीं रही बात, तो मैं ह्यूमैनिटीज पे स्विच ओवर करूँगा। तो उनको हालांकि ये चीज़ पसंद नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखो मेरा काम तो पैसे देने का है। और मेरे पिताजी ने 10th क्लास में जब मैंने आगे पढ़ने की बात कही तो बोले कि भैया हमें तो समझ में नहीं आता, आप जाओ और आप अपना रास्ता ढूंढो। तो मैं नवलगढ़ गया, स्कूल में एडमिशन लिया और आगे मेरी जर्नी की, और आई गॉट एम्प्लॉयड इन बैंक। तो मेरा काम पैसे देने का है, क्या करना है क्या नहीं करना है दैट इज योर चॉइस। तो वहां से क्या बड़ी चीज मिली? फ्रीडम, फ्रीडम टू चूज एंड फ्रीडम टू फॉलो योर पैशन। मैं तो एग्जैक्टली इसको ऐसे बोलूंगा। Lot of people lack that. Very basic. एंड दैट इज अनकंडीशनली टू। मतलब एक बार जब उन्होंने बोल दिया तो उसके बाद में उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। बीच में से सेटबैक भी लगे, मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया कभी, तो उन्होंने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया कि मैंने तेरे को ऐसे बोला था या तूने ऐसे कर दिया। नेवर। अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स, फ्रीडम टू फॉलो योर पैशन, ये दो चीजें तो ऐसी हैं जो पेरेंट्स से मिली। तो पेरेंट्स की साइड से कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थितियां आई। कुछ बड़े डिसीजंस में साइंस या आर्ट्स में थोड़ा सा फ्रिक्शन था, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के फिर अपना स्कूल शुरू करना, तो एंटरप्रेन्योरशिप वाज नो वे इन आवर फैमिली। तो वो एक बड़ा डिसीजन था, थोड़ा रेजिस्टेंस था। वंस वी डिस्कस दिस थिंग, कम्युनिकेशन इज द वे। So when we had the healthy communication and he agreed to this thing, then everything was very smooth. Criticism जो है ना, वो क्या होता है कि when we are in a setup or ecosystem, तो being a leader, you see something which the people around you are not able to. So वो जो गैप है ना, वो गैप उनको चीजों को क्रिटिसाइज करने के लिए थोड़ा सा स्पेस दे देता है। और बीइंग लीडर यू अंडरस्टैंड कि ये कर रहे हैं। जैसे मैं प्री स्कूल की बात करूं तो उस वक्त प्ले वे मेथड की बात होती थी, तो प्ले वे मेथड था ही नहीं भाई। हम तो उस जमाने से हैं जब हमें डंडे मार के पहाड़े रटाते थे। अब मैं उनको जाके बोलता हूँ कि हम खेल खेल में सिखाएंगे, तो वहां तो वो रेजिस्टेंस आएगा ना, until unless they are not exposed to such environment। तो लोगों को वो आपका विजन जो है वो समझाना। तो कुछ लोगों को तो समझ में आता है, वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो मुट्ठी भर होते हैं।
और बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता तो वो सामने खड़े हो जाते हैं और वो क्रिटिसाइज करते हैं। बट आप जब फोकस्ड हो, आपको साफ दिख रहा है कि मेरा ये रास्ता है, क्लैरिटी है, तो जब क्लैरिटी होती है तो क्रिटिसिज्म जो है वो अपने आप आपको अफेक्ट करना बंद कर देता है। सो आई थिंक जो हमारे कुछ बच्चे हैं जिनका भी कुछ ऐसा विजन होगा, आई थिंक दे वुड बी एक्सपेक्टिंग देयर पेरेंट्स टू बी अनकंडीशनली supportive of them. So, what is the advice that you would want to give to the parents whose children might want to do something which they don't understand? Let's say for me, I started my education with a bachelor's in English from Ramjas University and wanted to pursue MBA. But I was not very sure about if MBA is the right way to go or not. So I took a break, joined the family business, did some work, and then I realized that मेरी असली interest is in writing. So I went for a 6 months script writing course. तो इस पूरी जर्नी में मेरे पेरेंट्स का भी, as you said, I have been blessed. उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है. They have never questioned my decisions. So for students who have these kind of aims and goals, जिनके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, एक तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे, प्लस जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों के ऐसे अलग हटके सपने हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? मैंने तो बच्चों के साथ काम करके एक चीज रियलाइज की, एवरी अदर जनरेशन इज स्मार्टर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, तो अगर ये हम एक्सेप्ट कर लें कि ये आने वाली जनरेशन हमसे स्मार्ट है, तो आपके 70% इशू तो वैसे ही खत्म हो गए। बट पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं। उनको तो पेरेंट्स है ना वो, क्योंकि देखो इस पे एक पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके साथ एक इशू है। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आपके 4 एस्पेक्ट हैं लाइफ के, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। लेकिन हमारे सेटअप में जो मैक्सिमम टाइम एनर्जी जा रहा है ना, वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट खा जाता है। 12, 13, 14 घंटे पेरेंट्स उसमें लग गए। अब उनके पास ये टाइम नहीं है कि वो बैठ के बच्चों के साथ समझें उनको। तो पहला तो ये है कि वो जब तक अपना टाइम एनर्जी ये समझने में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो समझ में ही नहीं आएगा, फिर एक्सेप्टेंस आएगी ना। अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट रन करो अपने बच्चों के साथ, तब आपको पता चलेगा यार ये स्मार्ट है। जैसे अपने स्कूल की बात करूं तो मैंने स्टूडेंट काउंसिल को एम्पावर किया, और स्टूडेंट काउंसिल के बच्चों ने जिस तरीके से इवेंट्स को पिछले 1 साल में मैनेज किया, इस बार का जो एनुअल फंक्शन था या बाकी भी जितने इवेंट्स इन हाउस भी हुए हैं, सो दे प्लान्ड एवरीथिंग मेटिकुलसली एंड ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड दैट। और 10-10, 15-15 साल से जो टीचर ये काम कर रहे हैं, है ना, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के वो काम करने लग गए। उनको हमने वो प्लेटफॉर्म दिया तो करने लग गए। लेकिन ये समझ तो आई इतने सालों से काम करने से कि हाँ इनमें वो पोटेंशियल है। तो फॉर्चुनेटली आई एम इन द प्रोफेशन वेयर पैशन एंड प्रोफेशंस आर अलाइंड। मेरे को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने ना, हम तो इनटू दिस प्रोफेशन फॉलोइंग माय पैशन। तो मेरे लिए इजी हो गया, और मैं यही कोशिश करता हूँ मैक्सिमम ऑफ द टाइम व्हेन आई टॉक टू द पेरेंट्स, मैं उनको यही कहता हूँ। और ऐसी कई घटनाएं भी हैं। अपने इस स्कूल का जो पहला बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी गया, तब भी ये सेम चैलेंज आया। बीइंग द सिंगल चाइल्ड, पेरेंट्स का थोड़ा रेजिस्टेंस था। ही अप्रोच्ड मी और उसने कहा कि पेरेंट्स मान नहीं रहे। मैंने पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो अकेला बच्चा है, चला गया तो वापस नहीं आएगा, फिर कैसे करेंगे। मैंने कहा ये यहाँ रहा और फिर अपना नहीं हुआ तो क्या करेंगे। एंड इट क्लिक टू देम, और उन्होंने उस बच्चे को भेज दिया। उसके बाद में एक कहते हैं तो ट्रेडिशन ही शुरू हो गया। अब तो कम से कम 100 के करीब बच्चे हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप अवेल करने। तो ये एक सिलसिला शुरू हो गया, एक रास्ता खुल गया, बच्चे उसको फॉलो करने लगे। तो अब बच्चों को जब रेफरेंस मिल गए, पेरेंट्स को रेफरेंस मिल गए, सक्सेस स्टोरीज क्रिएट हो गई, तो थोड़ा आसान हो गया। मेरा ये निजी अनुभव है बच्चों के साथ कि 6 में जब बच्चा आ जाता है तो उससे थोड़ा सा पेरेंट्स को कम्युनिकेशन धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। 10th क्लास में जब बच्चा आ गया
तो उससे एकदम दोस्ताना व्यवहार शुरू कर देना चाहिए। 10th 11th 12th 3 क्लास ऐसी हैं, उसके बाद में बच्चा ऑब्वियसली बाहर जाना ही है, चाहे वो इंडिया में कॉलेज में जाएगा या फॉरेन जाएगा, कहीं भी जाएगा, बट वो पेरेंट्स के पास नहीं रहेगा। तो वो 3 साल जो हैं वो फादर्स को स्पेसिफिकली ये करना चाहिए कि अपनी जो लाइफ स्टोरी है उसको टुकड़ों में सुनाना शुरू कर दें। क्या चैलेंजेस हमने देखे, क्या उनके रेजोल्यूशन हमने लिए। डेली बेसिस पे भी ऐसी इवेंट्स होती रहती हैं कि आज ये चैलेंज था तो मैंने इसको ऐसे ओवरकम किया, दैट वाज वेरी गुड वन थिंग दैट हैपेंड टू मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अलमाइटी फॉर दैट वन थिंग। तो वो जो कम्युनिकेशन है वो बिल्ट अपॉन होती जाएगी और उसकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। आप एक दूसरे को समझोगे तो आपको बच्चे की यूनिक क्वालिटीज का पता चलेगा, उसकी पोटेंशियल का पता चलेगा। आपने जब सारी चीजें बता दी तो बच्चे को पता है कि मेरे क्या लिमिटेशंस हैं। फाइनेंशियल लिमिटेशंस हो सकते हैं, कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस भी हो सकते हैं, कुछ फैमिली स्ट्रक्चर भी हो सकता है ऐसा। तो हम एक तो बच्चे को सेंसिटाइज कर दें, दूसरा बच्चे को समझ के हम क्या कॉम्प्रोमाइज कर लें। ऑन अ वेरी लाइटर नोट, क्या फायदे होते हैं कि आप जब बच्चे के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हो तो वो आपको सारी बात बताना शुरू कर देता है। हम इसको सही गलत के पैमाने पे तो नहीं नापेंगे, लेकिन आप ये देखो कि एक दिन रात को 11:30 बजे मेरे एक स्टूडेंट का फोन आया और बहुत ही क्या कहते हैं कन्वेंशनल फैमिली से है और फादर के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन उसने पीयर प्रेशर में पहली बियर पी और बियर पी के और रात को 11:30 बजे फोन करके मेरे को कहता है कि आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू, आई एम ऑन द 7th क्लाउड। मैंने आज मेरे जीवन की पहली बियर पी और मैंने ये सोचा कि मैं आपको बताऊं। तो मुझे ये लगा कि हाँ, मैंने कुछ कमाया है। तो अगर हम 7-8 घंटे स्कूल में रहते हैं, इतने बच्चों में अगर हम वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, आज वो बच्चा बहुत अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल है ना, पूरा परिवार के साथ भी है। लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस लाइफ के ऐसे हैं, यू वांट टू शेयर विथ योर नियर एंड डियर वंस एंड व्हेन दे आर नॉट अवेलेबल यू विल गो आउटसाइड। तो करियर ऑप्शन में भी क्या होता है कि अगर आपने पेरेंट्स ने उसको नहीं सुना तो वो फिर पीयर्स में जाएगा। अब पीयर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, अगर उसका इन्फ्लुएंस आ गया एंड एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ इज यूनिक। कई बार बच्चे अपने पीयर्स को देख के भी देखा देखी में भी कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद शायद में रिग्रेट रिग्रेट करते हैं। तो वहां पे यहाँ पे दो चीजें हैं, पेरेंट्स को भी समझना है और बच्चे को भी समझना है। और बच्चा अपने आप को तब समझेगा जब वो अपने साथ समय बिताएगा। और मुश्किल ये है कि पहले ये मेरे टाइम में ये प्रॉब्लम नहीं थी, है ना, हमारे पास ये सारे संसाधन नहीं थे, तो हमने अपने साथ बहुत समय बिताया। मुझे याद है कि 3rd 4th क्लास से हम घंटों आलती पालती मार के बैठते थे, चुपचाप बैठते थे और बुक्स भी लिमिटेड थी। बुक्स भी महंगी आती थी, लिमिटेड थी, तो आप रोज कहाँ से नई किताबें ले आओगे, लाइब्रेरी थी नहीं। तो बोर होते थे तो आप सोचते थे आउट ऑफ बॉक्स। जो क्रिएटिविटी है वो ऐसे ही डेवलप होती है। नाउ दे हैव द डेटा बिहाइंड इट, रिसर्च है कि आप बोर होगे तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, है ना। हमें वो बड़े इजीली मिल गया था। अब बच्चा जब अपने साथ समय बिताएगा वो ये समझेगा इनर पोटेंशियल क्या है, वो क्या चीज है जिसको करने में आनंद आता है, वो क्या चीज है जिसको जीवन भर करने में आनंद आएगा। मैं तो ये कहता हूं कि मान लो आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, आप अपने आप को उस व्हाइट एप्रन में स्टेथोस्कोप में इमेजिन करते हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको पायलट बनना है, आपको अगर वो ऊंचाइयां पसंद हैं ना, तो वो समझ के, मतलब वो सोच के अगर अंदर से आपको वो फील आ रहा है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स दैट इज द वे। लेकिन अगर आपने बाहर से प्रेशर में कुछ कर लिया तो जीवन भर उसको ढोना बहुत मुश्किल है। और आपकी जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने यूरो में अपना स्कूलिंग किया, फिर आप मोदी गए, फिर रामजस गए, लिटरेचर के स्टूडेंट थे, देन यू जस्ट स्विच्ड ओवर टू स्क्रिप्ट राइटिंग। तो वो क्या चीज थी, मतलब आपने
लिटरेचर पढ़ा, उसके बाद में जनरली ये है कि यूपीएससी के लिए बोला ही होगा किसी ने फैमिली फ्रेंड्स में से कि यूपीएससी तो ट्राई कर ही लो, लेकिन फिर आपने फैमिली बिजनेस भी रन किया, यू डिड इट वेरी ब्यूटीफुली, फिर आपने स्क्रिप्ट राइटिंग में चले गए, तो व्हाट वाज दैट थिंग? हो सकता है वहां से वो आंसर निकले, या तो हो सकता है वो उस पैशन को आइडेंटिफाई करने की जर्नी वो चल रही थी, या क्या अंदर से था? तो जैसे बचपन से ही क्रिएटिव राइटिंग वाज वन थिंग व्हिच वाज इंटरेस्टिंग टू मी, बट जब तक मैं कॉलेज पहुंची तब तक मुझे उस चीज का अंदर से पता नहीं था, क्योंकि हमने भी शायद हमारे टाइम में कभी खुद के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड किया कि हम खुद को जान पाए। सो आई डिड माय बैचलर्स इन लिटरेचर, बट स्कूल में जो भी मेरी एक्टिविटीज थी तो मैं हमेशा से क्रिएटिव राइटिंग, डिबेटिंग और इन सब में बहुत ज्यादा एंगेज्ड रही। बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज दैट वन थिंग वाज विथ मी फॉर माय एंटायर लाइफ। और जब मैंने बिजनेस में शुरू किया, ऑल्दो आई वाज हैंडलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर, वन थिंग दैट स्ट्राइक मी वाज कि जितने भी क्रिएटिव काम है, मार्केटिंग के जो काम है, बिकॉज मार्केटिंग इज समथिंग विच नीड्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, एंड इट नीड्स लिटरेचर, इट नीड्स यू टू पुट थिंग्स इनटू वर्ड्स व्हिच इज इजीली कनेक्ट विद द ऑडियंस। सो वहां मुझे समझ में आया कि शायद ये एक चीज है जो लिखना या वर्ड एक ऐसी चीज है जो शायद मेरे लिए नेचुरल है। तो मैंने फिर वो डिसीजन लिया। अब मेरी जगह अगर कोई और होता तो उसके लिए ये काम छोड़ के वापस पढ़ने जाना एक स्विच डिफिकल्ट होता, हो जाता है। हाँ। बट मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली पूरी इतनी सपोर्टिव रही कि दे हैड नो क्वेश्चंस फ्रॉम मी। आई थिंक वन थिंग वर्कड फॉर यू वाज योर फाइनेंशियल फ्रीडम आल्सो। 3 साल काम करके आपने अपना एक सेविंग्स कर ली, तो आपको ये था कि रोजी रोटी का तो मुश्किल नहीं है, तो फाइनेंशियली अगर आप एक बार स्टेबल हो जाते हो तो ऐसे डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इजी होता है। तो जब स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू कर दी, और क्या अब वो अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ ये वो चीज है जिसको जीवन भर करने में आनंद आएगा, या स्टिल यू हैव द डाउट इन योर माइंड? नहीं, I don't have any doubt in my mind. I think this is one skill that I have, and now I have to work on it and keep on improving. क्योंकि वहाँ पे भी जो मैंने 6 महीने उस कॉलेज में नोएडा की फिल्म स्कूल में बिताए, वहाँ पे जिन लोगों से जैसे मैंने इंटरेक्ट किया और जो आइडियाज मेरे निकल के आए, वहाँ मुझे लगा कि यस, दिस इज वेयर माय पोटेंशियल कुड बी एट इट्स पीक। मोनेटाइज कर पाओगे इसको, कि पैसा कमा लोगे स्क्रिप्ट राइटिंग से? ऐसा I hope so. A lot of creators are earning so much right now. तो ये कुछ अनकन्वेंशनल वेज ऑफ मेकिंग योर लाइफ है। Yes. तो पेरेंट्स को ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि बहुत सारे एवेन्यूज हैं, है ना? मुझे भी अपनी मम्मी को समझाना पड़ा था कि क्या स्क्रिप्ट राइटिंग होता है। ठीक है, राइटर जब आप बोलते हो तो इट इज बेसिकली एन ऑथर, बट व्हेन यू से स्क्रिप्ट राइटर, इट इज राइटिंग स्क्रिप्ट फॉर मूवीज और टीवी सीरीज, जो हमारे इंडियन पेरेंट्स वैसे ही बच्चों को उससे दूर करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टडीज। सो टू मेक माय मदर explain and understand what script writing is and how can we earn money through this. A lot of script writers are earning in lakhs for one script they write, like, and agreed. तो वो जब उनको समझाया, बट उनकी अच्छी बात ये थी कि उन्होंने सुना और समझा, और फिर उनके जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी प्री नॉमिनेशंस थे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो धीरे धीरे विथ टाइम कम हुए, बट क्योंकि उन्होंने सुना। ये कैरेक्टरिस्टिक है। बहुत सारा चैलेंज जो है पेरेंट्स की साइड से आता है। मान लो पेरेंट्स को फेथ है अपने बच्चे में, लेकिन वो जो बच्चा है उसने अपने स्कूलिंग में या थ्रू डीड्स ये एस्टेब्लिश नहीं किया कि यस आई कैन डू इट। तो बच्चा सिर्फ अगर सुपरफिशियल लेवल पे बात ही कर रहा है तो पेरेंट्स को कन्विक्शन नहीं आएगा। कन्विक्शन इसलिए नहीं आएगा कि वो कन्विक्शन उस बच्चे में भी नहीं है।
तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी मैंने देखा कि इट इज नॉट अबाउट द पेरेंट्स, इट्स अबाउट द इंडिविजुअल. इफ यू डोंट हैव द क्लैरिटी, यू डोंट हैव द कन्विक्शन, देन यू आर नॉट एबल टू कन्विंस योर पेरेंट्स. और फिर बेचारे पेरेंट्स, जैसे आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल. नॉर्मली पेरेंट्स को 7 से 8 करियर ऑप्शंस के बारे में पता होता है. हमारे जैसे जो एडुकेटर्स हैं उनको 17-18 करियर ऑप्शंस की जानकारी होती है. लेकिन देखा जाए तो 400 से ऊपर करियर ऑप्शन, उससे भी ज्यादा होंगे. और अब तो नित नए करियर ऑप्शन बन रहे. किसी ने सोचा थोड़ी था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग 2 साल पहले नोबडी वाज अवेयर ऑफ दिस थिंग. एक नया एवेन्यू क्रिएट हो गया. एआई में इंडिया में अगले 2 साल में 60 लाख नौकरी आएंगी. कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस जनरेशन को उसके लिए तैयार कर रहा है. और आके एकदम सामने खड़ा हो गया. आप एक 16 साल का पूरा स्ट्रक्चर है, 12 साल कॉलेज ये वो करके एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए तैयार होता है. अब 9th का बच्चा ये ठान ले कि अपने को इस फील्ड में जाना है, 2 साल में वो करके अपना और कैन स्टार्ट. बहुत सारी कंपनी जो है वो बिना फॉर्मल डिग्री के, गूगल है ना, टेस्ला, फेसबुक, उन्होंने तो डिक्लेयर ही कर दिया कि बिना डिग्री के हम आपको नौकरी दे देंगे. ठीक है, तो स्किल्स पे काम करना जरूरी है. तो बात पेरेंटिंग की चल रही थी कि पेरेंट्स को कन्विक्शन इंडिविजुअल से आएगा. इंडिविजुअल को खुद को कॉन्फिडेंस जब आएगा जब वो खुद के साथ समय बिताएगा, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट रन करेगा, उसके रिजल्ट्स आएंगे तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और एक बार हो जाएगा तो यू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी कि ये हो सकता है. तो सर इतनी सब बातें करने के बाद आई थिंक द most important, and I think it should be the last question, it has been so long, you must be busy as well. आपको क्या लगता है कि what is the future of education? You have been in this business for last 25-26 years and you have seen it change from computers to mobiles to AI, and now there is things like ChatGPT where we could just write questions and get answers. So what do you think is now the future of education and how the students should navigate these fast changes? Technology is changing very fast and it is affecting all the domains. Unfortunately, education, schooling in India or elsewhere also, बहुत सारे देशों में भी इसकी पिछले समर्स में मैं जापान था, बहुत धीमी गति से इसमें बदलाव आते हैं. ये बहुत बड़ा सिस्टम है और सोसाइटी के हर सेक्शन को समझ के चलना होता है. आज एक ऐसा स्कूल है जिसकी 10 लाख रुपए फीस है, वो अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर देगा, है ना, वहाँ बच्चों को वो सारी चीजें अवेलेबल करवा देगा. एक स्कूल है जिसकी 1 लाख रुपए फीस है, वो भी कर देगा. एक सरकारी स्कूल है जिसमें आज लड़ाई है कि टॉयलेट ही नहीं है बच्चों के लिए. तो अगर हम भारत देश को देखें तो डाइवर्सिफाइड है. एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा, बट ये बहुत स्लो प्रोसेस बन गया. और अगर ये पेश नहीं करेगा टेक्नोलॉजी के साथ तो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो अनएम्प्लॉयबिलिटी के रूप में आएंगे. अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, है ना, सोशल डिस्पैरिटी होंगी, इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आएगा. अब इसमें रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है, उसके साथ विलिंगनेस की भी जरूरत है. प्लेवे मेथड से, मतलब प्योर अकेडमिक जहाँ पे डंडे मार के पहाड़े सिखा रहे हैं, वहाँ पे खेल खेल में हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं. फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजी, यू आर हैविंग स्मार्ट क्लासेस, है ना, स्टूडेंट्स आर लर्निंग कोडिंग नाउ देयर इज OpenAI, ChatGPT है, Gemini. ठीक है, आपके बहुत सारी चीजें. व्हाट आई बिलीव कि टीचर सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, उसको तो मशीन बहुत अच्छे से रिप्लेस कर लेगा, डेटा करेक्ट देगा. हम तो ह्यूमन माइंड है, भूल जाएंगे, है ना. 1857 की जगह 1957 भी हो सकता है, भूल गए. लेकिन मशीन में जो डेटा है वो तो एकदम करेक्ट डेटा डिलीवर हो जाएगा. टीचर्स की जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है उन बच्चों के साथ कनेक्शन डेवलप करना.
एम्पैथी, है ना? और फिर अपनी जो यात्रा है उससे उसको इंस्पायर करना कि आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। वो बड़ा रोल टीचर्स का हो गया। एजुकेशन में इट इज वेरी अनप्रडिक्टेबल। टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चेंज हो रही है, तो आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, और मुझे भी नहीं पता। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस आई कैन से कि स्किल्स जो है ना, वो जब तक ह्यूमन रेसेज होंगी तब तक उनकी जरूरत रहेगी। तो कुछ स्किल्स हैं जो प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, वो चेंज होती रहेंगी, है ना? हम हाथ से काम करते थे, कैलकुलेटर यूज करने लगे, कोडिंग करने लगे, एप्स आ गए, बहुत सारी चीजें वो उसको कर ली है। लेकिन आप ये देखो कि स्टोरी टेलिंग, ठीक है, वो कहीं नहीं गई। तो मेरी मम्मी मेरे को कहती थी कि तू तो बातों का कमा के खाता है ना? और ये बड़े 7th 8th क्लास से था, तब भी से मेरे ये था, जहां भी मैं बैठता कहानी सुनता, उस कहानी को सुना देता। बड़ा कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं कहीं पे बैठ के कहानी भी कहूंगा तो पैसे कमा लूंगा, ठीक है? स्टोरी टेलिंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, ठीक है? आप अलग अलग देशों के लोगों के साथ बैठ के अगर कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एंड यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कोलैबोरेट विद द पीपल फ्रॉम मल्टी कल्चर्स, देन यू कैन डू इट। स्किल्स हमेशा रहेंगी, तो स्किल्स पे हमें फोकस करना बच्चों को भी और एजुकेटर्स को भी, स्कूल्स को, पेरेंट्स को, सबको स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। एकेडमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके पैरेलली स्किल्स पे भी काम होना चाहिए और उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो thank you Thank you for very much. giving us 1 hour of your precious time, and we hope that you continue with this podcast and we come up with new guests, new topics, and something new every week for our audience. I think a lot of people would be helped through these small videos and podcasts. So thank you very much, Thank sir. you very Thank much. you. And I would urge the people who are watching this podcast, इसको देखने के बाद में we should start on unschooling. We identify the patterns which are just halting our growth, और हम अगर एक हैबिट पैटर्न को भी ब्रेक कर पाए तो ये इस पॉडकास्ट का मकसद जो है ना वो पूरा हो जाएगा। Thank you very much. It was quite interesting Thank you, to sir. have this podcast with you. Thank you. Thank you for joining us on this very first episode of Unschooling, our new initiative of a podcast with Shivram. We hope you liked it. You loved listening to Shivram sir, and we hope we continue to come up with new interesting ideas. Let us know in the comments, what do you want to hear? What do you want to learn from this podcast? If you have any request of any new educators or speakers that you would want to hear on this podcast, let us know in the comments. And if you have tuned in till last, please do share it with your loved and dear ones. We hope we bring you something valuable through this. Thank you.